है, सब गोलमाल है। चर्चा में शामिल मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। बीजेपी से मनीष पारिक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से अर्चना शर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता शोभित तिवारी जी हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शर्मा जी बातचीत में हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए राजस्थान के हालात पर सवाल करती इस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर बात होगी। राजस्थान के 129 निकायों में चुनावी जंग के बाद अब कांग्रेस बीजेपी के दरमियान बोर्ड बनाने के लिए घमासान मचा है। राजनीतिक समीकरणों की गोटियां बिठाने के लिए बीजेपी ने बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। पार्टी का कहना है कि नए बनने वाले पार्षदों का प्रशिक्षण कराया जाएगा। जाहिर है, बिना जीत के अगर ट्रेनिंग की बात सामने आए तो इसे बहाना ही कहा जाएगा। बीजेपी ने सभी निकायों के उम्मीदवारों को निकाय क्षेत्र में ही नजरबंद कर दिया है। पार्टी इसे रणनीति का हिस्सा करार देने में लगी है, लेकिन सियासी पहरे में बाड़ेबंदी की बात अशोक परनामी के टारगेट 120 के दावे पर तयशुदा सेंध मारते हैं। ये भी साफ झलकता है कि पार्टी अभी हर जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। ऐसे में पार्टी ने पार्षद उम्मीदवार का जिम्मा संभालने के लिए मैदान में प्रभारी मंत्री, निकाय प्रभारी से लेकर संगठन प्रभारी तक को झोंक दिया है। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने सभी प्रभारियों को 22 अगस्त तक प्रभार वाले जिलों में रुकने को कहा है। साथ ही आरोपों की रस्म में बाड़ेबंदी का दोष कांग्रेस की जिम्मे बताया जा रहा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस को डर है कि सत्ताधारी दल उनके प्रत्याशियों को सत्ता के पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने पाले में ले जा सकती है। लिहाजा यहाँ भी भीतरखाने में निर्देश जारी हुए हैं। कांग्रेस ने जिला प्रभारी, पर्यवेक्षकों और जिला चुनाव संचालन समितियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इस बीच सचिन पायलट ने बीजेपी के खिलाफ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन के निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की मांग को लेकर राज्यपाल और राज्य निर्वाचन आयोग को खत तक लिख डाला है। मतलब साफ है, दावे कितने भी क्यों ना हो, तस्वीर का रुख अभी तक तय नहीं हो पाया है। 2010 में जहां बीजेपी ने 57 निकायों में कमल खिलाया था, तो कांग्रेस के 49 निकायों में कामयाबी मिली थी। पर वो दौर हालांकि थोड़ा अलग था, क्योंकि तब चेयरमैन पद के लिए सीधा चुनाव हुआ था। अब तस्वीर पलट चुकी है। जनता के चुने पार्षद निकायों में प्रमुख के लिए वोटिंग करेंगे। ऐसे में फिक्सिंग का खेल खुलकर खेला जाएगा। तो फिर वोटिंग के अगले ही दिन नागौर, प्रतापगढ़, सिरोही, भीलवाड़ा, दौसा, जयपुर और ऐसे करीब 1 दर्जन जिलों में पार्षद प्रत्याशियों पर डोरी डालने का सीजन शुरू हो गया है। इस बीच सवाल पाक साफ दावों का हिस्सा बने सियासत में परंपराओं का है, सवाल लोकतंत्र की गरिमा का है और सवाल सत्ता की होड़ में आपस में घटते भरोसे का है। ऐसे में अगर आपका दिया वोट किसी पार्टी की घेराबंदी का शिकार हो जाए तो अगले 5 साल आपकी उम्मीद जागी रहेगी या फिर सवाल पर सवाल खुद से करेंगे। ये सब आप ही तय कर लीजिएगा। और इस बीच आज बिग फाइट लाइव में हमारा सवाल है, क्या पार्षदों की बाड़ेबंदी लोकतंत्र का अपमान कहा जा सकता है? इसे आपकी राय आप firstindianews.com पर दे सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ट्विटर पर #BigFightLive आपको टाइप करना होगा। चलिए, सबसे पहले अर्चना जी आपका रुख करूंगा, क्योंकि बाड़ेबंदी को लेकर चर्चाएं जरूर थी, लेकिन पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने राज्यपाल को पत्र लिखा है और अपने प्रत्याशियों के लिए खतरा जाहिर किया है। सत्ता से सत्ता दुरुपयोग करेगी, बाड़ेबंदी करेगी, वो डर क्या है? देखिए अश्विनी जी, इलेक्शन रिगिंग किसी पार्टी की प्रवृत्ति होती है, उससे भारतीय जनता पार्टी को वरदस्त प्राप्त है। और सत्ता का दुरुपयोग ज़्यादा क्यों आशंका हमें, उसका कारण है कि प्रचार प्रसार के दौरान भी जिस प्रकार से इनके विधायकों की संलिप्तता हमारे प्रत्याशियों और समर्थकों के बीच में हिंसा के रूप में आई,
जैसे अगवा करने का प्रयास फुलेरा में किया गया, वहाँ के स्थानीय विधायक है उनकी संलिप्तता पाई गई, उसके रिकॉर्डिंग के साथ उन तथ्यों को भी प्रस्तुत किया गया पुलिस के सामने, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इससे प्रतीत होता है कि जो प्रचार प्रसार के दौरान इस तरह के हथकंडे अपना सकते हैं, निस्संदेह जो लोग इलेक्शन संपन्न होने के बाद मतगणना के पश्चात और उसके बीच का जो समय है उसका सदुपयोग उनकी भाषा में, जबकि वो दुरुपयोग की श्रेणी में आता है लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करें, तो वो इस चीज़ में लगाएंगे कि सत्ता का दुरुपयोग करके प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल कर निर्दलीय और कांग्रेस के कुछ प्रत्याशियों जिनको वो दबाव डाल सकते हैं, डरा धमका के, प्रलोभन दे करके वो चीज़ कर सकते हैं। अब अशोक परनामी जी कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग करेगी कांग्रेस, तो सत्ता में आप हैं, हॉर्स ट्रेडिंग के प्रावधान को कैसे संरक्षण देते हैं वो स्थापित किया आपने जब आपने डायरेक्ट इलेक्शन जो था अध्यक्षों का उसकी परंपरा को, उस नियम को समाप्त किया पिछले समय। तो ये सारी बातें बताती है कि हॉर्स ट्रेडिंग में माहिर पार्टी अपनी कार्यप्रणाली के कारण आक्रोश जो व्याप्त है। लेकिन अशोक परनामी से जो हमारी बात हुई उनका कहना था कि वो प्रशिक्षण करेंगे, ना कि किसी तरह की कोई बाड़ेबंदी की जा रही है। मैं वो बयान भी आपको दिखाऊंगा। देखिए अश्विनी जी, प्रशिक्षण की बात तो तब होती है जब प्रतिनिधि निर्वाचित होता है और वो शपथ ले लेता है, तब उसे प्रशिक्षित कीजिए कि आपको अब इन कार्यों का अंजाम देना, ये आपके कर्तव्य। कैसा प्रशिक्षण, अभी तो नतीजा नहीं आया, कौन जीतने वाला है कौन नहीं जीतने वाला। और इस बार तो प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा, धर्म स्थल पर पर्यटन के नाम पर उनको एकत्रित किया गया है। तो ये सारे पारिक साहब, इस प्रशिक्षण की प्रक्रिया का 2 बार हिस्सा आप भी रहे हैं, जानना चाहेंगे आपसे कि इस बार क्या अलग होगा या फिर क्या होता है जो इस बार भी आप करेंगे? निश्चित तौर पे कोर्स है उसका, पहले आचार विचार, पार्टी का इतिहास, संविधान, पंचनिष्ठाएं, इनके प्रशिक्षण सत्र है और वो बाकायदा कोर्स होता है। ये मैंने भी किया है और इसको करवाया भी है पिछली बार। पार्टी में भर्ती कर रहे हो या जनप्रतिनिधि बना रहे हो? सारी बात ये है कि चूंकि 10-15 दिन से एक साथ प्रचार करते हैं बीजेपी के झंडे के तले, फिर इकट्ठे बैठकर अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं। और दूसरी बात कि जब चूंकि एक काम के लिए इकट्ठे हुए हैं और जब निकाय प्रमुख का चयन करना है तो उस दौरान उनका प्रशिक्षण भी हो जाए और एक टीम स्पिरिट भी डेवलप होती है, उसके लाभ, दोहरा लाभ भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करती है। और कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए कोई नई बात नहीं है। ये बाड़ेबंदी वाली बात कितनी सच है? ये बाड़ेबंदी वाला शब्द बीजेपी के उस पर लागू नहीं होता है, चूंकि एक रिस्पेक्टेड कोर्स है इसलिए। और मैं आपको बता सकता हूं कि वो जो सत्र लिए जाते हैं उनके नाम भी हैं, उनको लेने वालों के नाम भी तय होते हैं। ये व्यक्ति ये विषय पर बोलेंगे और इस विषय पर प्रश्न पूछे जा सकेंगे, फिर क्वेरीज की बात की जाती है और जो पिछला निकाय प्रमुख है वो आता है और वो उनका जवाब देता है कि टेंडर कैसे होते हैं। और पार्टी विकास कार्यक्रम का हिस्सा कितने % निर्दलीय पार्षद या प्रत्याशी होते हैं? निर्दलीय जो भारतीय जनता पार्टी के झंडे के तले आने को तैयार हैं, स्वप्रेरणा से अगर वो आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इस बारे में कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किया जाता है। अभी तो पिछले गत चुनावों में तो भाजपा सशक्त पार्टी के रूप में उभरी है, इसलिए ऐसे हालात ही पैदा नहीं हुए कि हमको निर्दलियों का समर्थन लेना पड़े। चलिए शोभित तिवारी साहब, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मतदान की प्रक्रिया हो जाती है और मतदान के बाद जो राजस्थान सरकार ने कानून में फेरबदल किया है, अब मौजूदा हालात में जो चुनकर आएंगे वो चेयरमैन या फिर अध्यक्ष पद का चुनाव करेंगे। इससे पहले बाड़ेबंदी, इससे पहले फिक्सिंग कानूनी आधार पर कितनी सही है, कितनी गलत है? देखिए, बाड़ेबंदी स्पष्ट रूप से गैरकानूनी है, असंवैधानिक है, गलत है। प्रश्न ये उठता है कि किसी की कंप्लेन आने पर आप उसके ऊपर अन्वेषण कर सकते हैं। जब तक किसी की कंप्लेन नहीं आती है कि बाड़ेबंदी के तहत मेरे को रॉन्गफुली किसी प्लेस में कन्फाइन कर दिया गया है और इस कारण से मेरे कास्टिंग ऑफ वोट को रूट कर रहे हैं, ये तो गलत है। जब तक किसी व्यक्ति की कंप्लेन नहीं आ सकती, ये कहा जाना गलत होगा कि वो अपने मत का उपयोग स्वतंत्र रूप से करता है या गलत रूप से करता है। किसी एक समुदाय या निर्वाचित पार्षदों का एक जगह एकत्रित होना को आप बाड़ेबंदी का नाम लेते हैं तो हो सकता है कि वो बाड़ेबंदी ही हो, पर बाड़ेबंदी को साबित करने के लिए किसी की कंप्लेन आना आवश्यक है। जब तक कंप्लेन नहीं आएगी, कानूनी प्रक्रिया के तहत आप उसको मॉल प्रैक्टिसेस नहीं कह सकते। एक विपक्षी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगर राज्यपाल को खत लिखते हैं और कहते हैं कि हमारे प्रत्याशियों की खरीद फरोख्त हो सकती है, उनको धमकाया जा सकता है, डराया जा सकता है, ये क्या सबब बन सकता है? देखिए, ये एक आधार हो सकता है इन्वेस्टिगेशन करने का, पर जहां तक बाड़ेबंदी का आपने प्रश्न उठाया है, जो कि आज बिग फाइट का विषय क्षेत्र है, उसके लिए आवश्यक है कि उस व्यक्ति की कंप्लेन आए जो रॉन्गफुली कन्फाइन हुआ है, जो उस कन्फाइनमेंट का हिस्सा नहीं है। अगर वह व्यक्ति कोई कंप्लेन करता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी
और उस पर यदि कोई सत्यता पाई जाती है तो अलग बात है। पर अगर आपको बाड़ेबंदी को इप्सो फैक्टो गलत साबित करना है तो जिस व्यक्ति को गलत रूप से कन्फाइन किया गया है उसकी शिकायत आना आवश्यक है, अन्यथा आप उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं कहेंगे। आप ये भी कहा जा सकता है कि वे अपने विवेक के आधार पर स्व इच्छा से एक जगह पर एकत्रित हुए हैं, उनका उद्देश्य चाहे कुछ भी हो। इसको गलत साबित करना एक अन्वेषण का विषय हो सकता है। चलिए, कानून की राय यह है, इस बीच में विशेषज्ञ की नजर। जगदीश जी, राजस्थान की रवायत है बाड़ेबंदी, अगर कहा जाए छोटे चुनाव में बड़ी रणनीति, इसको हमने कहा है, आप क्या कहेंगे? देखो, अभी आप कानूनी पहलू पे बात कर रहे थे तो एक बात आई कि एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष ने गवर्नर को चिट्ठी लिखी है कि उनके कुछ पार्षदों को या उनको जो है किडनैप किया जा सकता है, घेरा जा सकता है, जबरन उठा के ले जाया जा सकता है। तो ये चिट्ठी लिखने से पहले उन्होंने कोई कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए थी उनको इलेक्शन डिपार्टमेंट के तहत और पुलिस में जाकर, जो अभी वकील साहब बता रहे हैं। मैं आपको एक दूसरी बात बताना चाहता हूँ जी। इस देश में लोकतंत्र को लागू हुए लगभग 55 साल से ज़्यादा हो गए, लगभग क्या 55 साल से ज़्यादा हो गए जी। और 55 साल में हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में इतने भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके हैं, या हमारी जो राजनीतिक दल हैं वो अपने वोटरों के बीच में या अपने चुने हुए प्रतिनिधियों, चाहे वो छोटी ग्राम पंचायत का हो चाहे वो बड़ी लोकसभा का हो जी, छोटे से लेकर ऊपर तक, ये शिक्षित नहीं कर पाए कि वो इंडिपेंडेंट, जिसमें लोकतंत्र में जो स्वतंत्रता की आस्था की बात की गई है उसका कहीं उपयोग नहीं होता है, कहीं उसका दिखावा नहीं होता है। और कांग्रेस पार्टी को ऐसी कंप्लेन कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस लोकतंत्र को जो कुछ भी इस तरह की बातें सिखाई गई है वो कांग्रेस पार्टी की सिखाई हुई है। क्योंकि सबसे ज्यादा राजस्थान में चाहे पंचायती राज का मामला हो चाहे नगरीय स्वायत्त शासित संस्थाओं का मामला हो, इन दोनों पर 50-55 साल तक कांग्रेस ने राज किया। किस तरीके से किया है उसके ये तरीके हैं जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ने अडॉप्ट करने में, लेकिन अब क्या कहेंगे, लोकतंत्र के लिए इसे अपमान कहा जाना चाहिए? दर्शकों से भी इसकी राय ली है हमने। बाड़ाबंदी तो आपने इसको नाम दिया है, ये नाम तो आपका दिया है कि बाड़ाबंदी कर लो, बाकी तो नाम इनसे कुछ हो भी सकता है। ठीक है, अभी आप सुनिए ना जी, इनसे सुनिए कि किस तरीके से बता रहे हैं कि बाड़ाबंदी कोई प्रशिक्षण बोलेगा, प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम बोल देगा, कोई कुछ भी बोल देगा। पारिक साहब पहले उस कॉलेज में स्टूडेंट रहे, बाद में टीचर बने और अब आजकल प्रिंसिपल हैं, आपको ये पता नहीं है जी? अश्विनी जी, देखिए, आप लोगों को शायद गलत सूचना है। प्रदेश अध्यक्ष ने राज्यपाल महोदय को पत्र नहीं लिखा है, एक स्वाभाविक रूप से मीडिया के माध्यम से मांग रखी है कि उनके कार्यालय के द्वारा निगरानी की जाए कि जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन हो, मतगणना का जब समय आए उस समय इसकी मॉनिटरिंग हो कि सब कुछ पारदर्शी हो। तो एक स्वाभाविक सा आग्रह है प्रदेश कांग्रेस का, क्योंकि जिस पार्टी की आप कह रहे हैं ना कि कंप्लेन करनी चाहिए थी, कंप्लेन तो प्रतिदिन की गई। अब मैं आपको 2-3 प्रकरण ऐसे बता दूंगी जिनको कि सार्वजनिक रूप से मीडिया में भी लाया गया कि फुलेरा के विधायक निर्मल कुमार एक प्रत्याशी को अगवा करके ले जाते हैं, वो जाता है पुलिस थाने। मैं स्वयं प्रदेश कांग्रेस की उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल। चलिए, आपने बोली इस बात को और हमने बताया भी, इस मुद्दे को लगातार उठाया भी गया, इस दौरान खबर भी दिखाई गई, लेकिन मैं इससे उलट जाकर अब बात करूंगा। वोट डाले जा चुके हैं, वो प्रक्रिया खत्म हो गई, उसके बाद की बात हो रही है। सवाल यह भी है कि बीजेपी अपने दावे पर कितना आश्वस्त है और कांग्रेस जिस बराबरी के दावे की बात करती है उसको लेकर कांग्रेस को कितना भरोसा है, क्योंकि बाड़ेबंदी को लेकर फिक्र नजर आती है दोनों खेमों में। देखिए अश्विनी जी, फिक्र तो इसलिए होती है कि जब सत्ता में ऐसे लोग बैठे हों जो प्रचार प्रसार के दौरान हिंसा करते हो, तो उनसे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मतगणना होगी और उसके पश्चात जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन होगा, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन तो इन्होंने खत्म कर दिया, हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना इसीलिए क्योंकि इनकी मंशा ही ऐसी थी, ये इनको आशंका थी कि जिस प्रकार का कार्यकाल 20 महीने का रहा उसमें जनता में आक्रोश व्याप्त है। यही कारण था कि बड़े नेता चुनाव के मैदान में प्रचार प्रसार में नहीं उतरे, स्थानीय मुद्दों पर चर्चा नहीं की, क्योंकि जनता। चलिए, ये तस्वीर अभी फिलहाल शुरुआत में हमारे सामने है, लेकिन ब्रेक पर अब जाएंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो तमाम बयानों को आपको दिखाया और सुनाया जाएगा, समझने की कोशिश होगी कि ये बयान किस बात का इशारा करते हैं। राजस्थान की सियासत आज, कल और परसों 3 दिन के दरमियान किस तरह से करवट लेगी या फिर करवट लेने के लिए प्रयास करवाए जाएंगे। देखते रहिए, बिग फाइट जारी है, फिलहाल एक ब्रेक। गोलमाल है, सब गोलमाल है।